स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी आपको आलोचनात्मक व्याख्या करने का प्रश्न आता है, तो कोई भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आप लोग हमेशा लिखते हैं अवसंरचना का कमी है। ठीक है? तो क्यों लिखते हैं? पहली बात तो ये आता है, हर बार देखा जाता है कि अवसंरचना में कभी भी भारत सरकार की कोई योजना या कोई परियोजना या कोई भी सेक्टर पे काम किया जा रहा है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी बताया जाता है। ठीक है? तो इस डिफिशियंसी को कैसे देखा जाए, हमारा नजरिया कैसा हो कि हमेशा अवसंरचना बहुत बड़ा कारण है अ, बाधित होने का, जिसमें कहें कि भारत का जीडीपी ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। रीजन क्या है? और अवसंरचना में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। ठीक है? तो दोस्तों आज देखेंगे अवसंरचना के बारे में। तो अवसंरचना का जब भी बात किया जाए, तो हमारे सामने निम्नलिखित पहलुओं समझ में आना चाहिए कि कहाँ अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के कहाँ अनिवार्यता है या अवसंरचना की जरूरी है। तो पहला है कि परिवहन विभाग में देखा जाए, तो परिवहन में देखें, ट्रांसपोर्ट में देखें तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। जो जल मार्ग है, वो वायु मार्ग के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो हमारा लॉजिस्टिक खर्चा है, वो खर्चा हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है? इसलिए प्रेजेंट टाइम में हमारा जो भारत सरकार है, वो लॉजिस्टिक खर्चा को कम करने पर ज्यादा फोकस रहा है और बहुत सारे परियोजना लेके या योजना लेके आया है। ठीक है? अगर एक कंपेरिजन किया जाए तो यूएसए से लॉजिस्टिक पे खर्चा मेरा 40% ज्यादा होता है, अर्थात भारत का ज्यादा होता है 40%। तो जब लॉजिस्टिक पे खर्चा होगा, परिवहन पे ज्यादा खर्चा होगा, तो किसी भी वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहला। दूसरा है ऊर्जा। तो ऊर्जा में भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। क्यों? ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वितरण दक्षतापूर्ण करें। जो ट्रांसमिशन है, उसका भी, ऊर्जा का ट्रांसमिशन भी दक्षतापूर्ण दक्षतापूर्ण हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊर्जा सेक्टर में उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए, वितरण को सुचारू रूप चलाने के लिए और ट्रांसमिशन अच्छा हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। और बैकबोन है, अगर देखें 8 कोर जो इंडस्ट्री है, 8 कोर इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है कौन? ऊर्जा। और हमने ऊर्जा के ऊपर एक अलग से एक इसको पिलर मानते हुए हमने क्या कर लिया है? डिस्कशन कर लिया है, ऊर्जा के बारे में देखा। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देखिएगा। ठीक? कि अगर ऊर्जा की डिफिशियंसी होगा, ऊर्जा संकट होगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा और ऊर्जा होने से हमें क्या फायदा मिलेगा? कैसे सामाजिक आर्थिक उत्थान हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? ऊर्जा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीसरा हमारा पिलर अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो संचार है, जिसमें टेलीकॉम को पर जोर दिया जा रहा है, डिजिटल इंडिया के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। चौथा देखें तो सामाजिक रूप में देखें तो शिक्षा में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। शिक्षा में कई जगह स्कूल है तो खंडहर बन चुके हैं, या स्कूल में बेंच नहीं है, या स्कूल में बोरा बिछा के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहां पे भी सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा की बात करें तो उस वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी देखा जाता है। स्वास्थ्य में तो अभी कोविड काल में ये उजागर हो गया और पहले से ही चला रहा है। स्वास्थ्य सेक्टर में हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत खराब है। ठीक है? जो कल पुर्जे या रिसर्च अच्छे टेक्नोलॉजी वाली मशीन चाहिए, वो है नहीं, तो वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक देखा जाता है स्वास्थ्य में। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। जल और स्वच्छता में देखें तो स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो स्वच्छ भारत मिशन भी क्या होगा? सफल होगा। सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है, वो ट्रीटमेंट अच्छा होगा। सिंचाई देखें तो सिंचाई की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो हमारा सिंचाई का रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। कृषि का उत्पादन उसके बाद बढ़ने लगेगा। तो ये हमारा सोचने का तरीका है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप परिवहन, ऊर्जा, संचार, सामाजिक और जल और स्वच्छता की बात जरूर करें। ठीक? अब देखते हैं कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे कनेक्टिंग लिंक है, उसको एक बार देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत द्वारा 3 योजना संचालित किया जा रहा है। एक पीएम गति शक्ति योजना, दूसरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और तीसरा नेशनल मॉनिटरिंग पाइपलाइन।
और इन तीनों का कनेक्शन इतना बढ़िया है कि किसी भी एग्जाम में आप लिखेंगे तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्या है एनआईपी क्यों लाया जा रहा है? तो ये सामाजिक और आर्थिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाया जा रहा है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बात किया है उन सब से संबंधित है एनआईपी है। ठीक। दूसरा क्या है, नेशनल मॉनिटरिंग पाइपलाइन से हम लोग जो अनयूज लैंड बचा है या कोई भवन है उससे मोनिटाइजिंग करके 6 लाख करोड़ रुपया क्या करेंगे, आय प्राप्त करेंगे। 6 लाख करोड़ रुपए का आय प्राप्त होगा तो एनआईपी के लिए जो हमें चाहिए पैसा वो एनआईपी के लिए ये पैसा देगा। देगा कि नहीं देगा? 6 लाख करोड़ रुपया कम से कम इससे तो मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो एनआईपी में हमारी तेजी आ जाएगी। ठीक। पीएम गति शक्ति को देखो तो पीएम गति शक्ति एनआईपी में शीघ्रता ला सकता है। क्यों? ये एक डैशबोर्ड है, डिजिटल डिजिटल क्या है, डैशबोर्ड है। इसमें इसके माध्यम से हमारा निवेश हो सकता है या जितनी योजनाएं चल रहे हैं उनको एकीकृत योजना बनाने में सफलता मिल जाएगी इससे, पीएम गति शक्ति योजना से। ठीक। बेसिकली पीएम गति शक्ति से एकीकृत योजना का बनाने एवं क्रियान्वयन में समन्वय लाने के लिए डिजिटल बैकबोन देगा। क्या देगा? कि जो भी योजनाएं हैं उनको इंटीग्रेटेड किया जाए और इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो एनआईपी है उसको लिए, जैसे मान लो कि होता क्या है, एक एग्जांपल ही ले रहे हैं कि तार, वाईफाई तार या कोई भी बिजली का ही तार देखो तो सड़क बन चुका है पहले से, और यहां से तार सड़क में अंडरग्राउंड ले जाना है तो क्या करेगा, सड़क वाला से तो पूछेगा नहीं, ये बिजली वाला क्या करेगा, इस सड़क को खोदेगा और क्या कर देगा, तार बिछा देगा। अब इतनी दूरी का जो सड़क है वो तो डिस्टर्ब हो गया ना, वो तो खराब हो गया। और फिर क्या होगा, सड़क वाले आएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले, वो सड़क बना देंगे यहाँ पे। तो इतना जो सड़क बना उसका तो हमारे ऊपर बर्डन बर्डन बढ़ रहा है ना। और वो बर्डन क्यों बढ़ रहा है? सामंजस्य न होने के कारण, ऊर्जा और परिवहन के बीच में सामंजस्य न होने के कारण इतना रोड क्या हो रहा है, हमारा खराब हो रहा है, और ये फाइनली बर्डन पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसी को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना आया। अब ये इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे रोड है तो ऊर्जा, यहाँ पे रोड बनना प्रस्तावित हो गया है तो ऊर्जा विभाग वाले क्या करेंगे, अब पाइपलाइन पहले बिछा देंगे कि वहां पे खोदना ना पड़े। तो पहले बिछा देंगे तो हमारा क्या होगा, पैसा बचेगा। यही कह रहे हैं कि एकीकृत योजना बनाने का। ठीक। तो पीएम गति से हमारा क्या होगा, एनआईपी में शीघ्रता आएगा। ठीक है, और ये तीनों ही मिलके अगली पीढ़ी का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। तो फिर इन तीनों से फायदा क्या होगा? इन तीनों के समाहित होने से, एक साथ होने से व्यापार करने में सुगमता आ जाएगी। हमारा व्यापार के करने की सुगमता होगा तो हमारा जीडीपी क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्या होगा, जो जीवन सुगमता है उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जो कहते हैं ना जीवन स्तर में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। इन दोनों की वृद्धि होने से हमारा उत्पादन क्षमता में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्षमता में वृद्धि हो जाएगा। और वृद्धि हो जाएगा तो 2025 तक हम लोग 5 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखे हैं 2025 तक, ये इसमें हमें सफलता मिल सकती है। तो गवर्नमेंट क्यों पॉलिसी ला रही है, इसके पीछे सोचने का तरीका यही है कि व्यापार करने की सुगमता होगी, इससे जीवन सुगमता में वृद्धि होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भारत बन सकता है, उस लक्ष्य को भेद सकता है 2025 तक जो रखा गया। ठीक। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का एक नजरिया होना चाहिए। अगर मान लो कि ये हम कर ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेते तो हमें क्या फायदा मिलेगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर से देखेंगे तो 3 तरह की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे समाज को फायदा मिलेगा, दूसरा बात करेंगे अर्थव्यवस्था या आर्थिक फायदा होगा, और तीसरा सरकार को फायदा होगा। ये 3 डायमेंशन में बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने से फायदा होगा। समाज को क्या फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होने से गरीबी क्या होगा, कम होगा, रोजगार में वृद्धि होगा, भौगोलिक क्षेत्र से क्या होगा, जुड़ाव होगा। तो जो भौगोलिक विषमता है उसमें क्या होगा, कमी आ जाएगी। ठीक। आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा,
तो एक तो गति मिलेगी आर्थिक क्षेत्र को, और दूसरा सुरक्षा में वृद्धि होगा। बॉर्डर या नक्सल क्षेत्र में भी क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो वहां पे बॉर्डर पे देखें या नक्सल क्षेत्र में, वहां पे सुरक्षा में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। फिर आर्थिक क्षेत्र में देखें तो अगर ये आर्थिक से क्यों जोड़े हैं, जब बॉर्डर और नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा वृद्धि हो जाएगा तो वहां के लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे। ठीक है, आर्थिक हानि कम होगा बॉर्डर या नक्सल क्षेत्र में, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ या उस क्षेत्र का ग्रोथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में देखें तो अस्थायी रूप से उच्च वृद्धि दर मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि अगर भारत की जीडीपी देखें, भारत की जीडीपी, तो जीडीपी क्या अभी वी शेप का आया है। ठीक है, तो डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, एक अस्थायी उच्च स्तरीय क्या होगा, वृद्धि देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो। ठीक है, अगर मान लो ये आर्थिक में और क्या होगा, तो असंरचनात्मक कमी जैसे भौतिक की हो या डिजिटल को ये पूरा करेगा। क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करेगा। कौन, अगर मान लो कि डिजिटल अगर होगा, किसी से डिजिटल जुड़ाव होगा, तो अगर डिजिटल जुड़ाव होगा तो योजनाओं का पहुंच ज्यादातर लोगों के पास होगा, लाभ ज्यादातर लोगों को पहुंच होगा, सामाजिक आर्थिक वृद्धि ज्यादा लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी लैक है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कमी के कारण डिजिटल के आ जाने से, अगर डिजिटल में सुधार कर दे रहे हैं तो उस लैक से का जो प्रभाव है वो बहुत कम पड़ेगा। ठीक, तो पहला बात ये समाज का फायदा होगा, दूसरा आर्थिक पे, और तीसरा हम देख रहे हैं सरकार के। तो सरकार के जब देखें तो संसाधनों की दक्षता बढ़ जाएगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, संसाधनों का बढ़ जाएगी। जहां भी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इफिशियंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग होगा और प्रभावी इंप्लीमेंटेशन कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो। जहां जाने में 2 घंटे लगते हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो अगर मान लो रोड खराब है वहां पे 5 घंटा लगते हैं, और बहुत लोग झेले भी होंगे बस के द्वारा जो जर्नी है, तो मान लो कोई इमरजेंसी आ जाता है तो वहां पे पहुंचने में हमारा कम समय लगेगा, तो इमरजेंसी को रोका जा सकता है। ठीक, तो सरकार को यह भी फायदा होगा, व्यापार की सुगमता बढ़ जाएगा, जीवन के स्तर में वृद्धि होगा, तो सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस सरकार में जीडीपी का ग्रोथ क्या होगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि व्यापार में सुगमता आने की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी वृद्धि देखा जाएगा, खास करके एक्सपोर्ट में। और जीवन स्तर या जीवन की सुगमता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो प्रति व्यक्ति आय में बचत ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना महत्व है, किस पे, समाज के लेवल, सोसाइटी के लेवल पे देखें, आर्थिक व्यवस्था के रूप में देखें या सरकार के रूप में देखें, तीनों को बेनिफिट ये पहुंचाएगा। अब पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा जा सकता है, उसको देख लेते हैं एक बार। अब पहला है कि पीएम गति शक्ति की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी। तो देखो, सतत विकास के लिए हमें क्या चाहिए, गुणवत्ता, क्वालिटी युक्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब भी हमें एसडीजी गोल की बात करना है, सतत विकास की बात करना है, तो सतत विकास के लिए हमें गुणवत्तापूर्ण क्या चाहिए, अवसंरचना चाहिए। उसके निर्माण में गति शक्ति क्या होगा, हेल्पफुल होगा। मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग के बीच में गैप जो होता है उसको पाटेगा कौन, गति शक्ति। जो एक माइक्रो लेवल पे बनाया जाता है और माइक्रो लेवल पे बनाया जाता है कोई प्लानिंग, उसके बीच में क्या हो जाता है, गैप होता है। उस गैप को पाटने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, गति शक्ति योजना। लॉजिस्टिक खर्च व्यय क्या हो जाएगा, गति शक्ति के आने से कम हो जाएगा। गति शक्ति की योजना से हमारा क्या हो जाएगा कि लॉजिस्टिक खर्च पे खर्च कम होगा। ठीक है, अभी हम जीडीपी के कितना कर रहे हैं, 14% कर रहे हैं। 14% बहुत होता है जीडीपी का, किस पे कर रहे हैं, लॉजिस्टिक पे कर रहे हैं। अगर लॉजिस्टिक में खर्चा कम हो जाएगा तो भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बनेगी, अर्थात निर्यात हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि खर्चा अगर कम होगा तो उसका रेट क्या होगा, कम होगा, रेट कम होगा तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा। ठीक, और एक हमने देखा है कि एनएमपी और एनआईपी के साथ तालमेल बैठा सकता है कौन, गति शक्ति। तो गति शक्ति की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में, और मेरा मानना है कि 2022 में
चाहे ऐसे में आपसे मुलाकात होगी इस क्वेश्चन से, चाहे अर्थ इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर में आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें मुलाकात होने वाली है 2022 में, होना तो तय है। चाहे एनएमपी, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो एनएमपी और एनआईपी के साथ मिलकर बनेगा। तो गति शक्ति योजना के 6 पिलर हैं। कितने? 6 पिलर हैं। तो वो 6 पिलर पे बात कर लेते हैं। गति शक्ति के 6 पिलर में पहला पिलर हम कहें तो इसका व्यापकता है, कि जो चल रहे हैं योजना है, कोई चल रहा है योजना है, या भविष्य में जो आने वाली परियोजना योजना है, उनको जोड़ेगा, इंटीग्रेट करेगा। तो इसकी व्यापकता ये है कि अभी जो योजनाएं चल रही हैं वो साथ में जो भविष्य में या फ्यूचर में योजनाएं आने वाली हैं उनके साथ इंटीग्रेट, एक साथ जोड़ के ये लाएगा गति शक्ति प्लेटफॉर्म। दूसरा है प्राथमिकता। प्राथमिकता ये बताता है कि किस सेक्टर में निवेश करें। क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड पे आपको सूची दिया जाएगा 1 2 3 4, और उस पे निवेशकर्ता देखेंगे कि हाँ इस पे काम चल रहा है तो हमको इस पे निवेश करना चाहिए। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर में हमें इससे फायदा होगा। तो ये प्राथमिकता दे सकता है निवेशकर्ता कि किस सेक्टर में हम निवेश करें। यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख के तो किस सेक्टर में निवेश करें इसका भी पता कैसे चलेगा? गति शक्ति प्लेटफॉर्म से चलेगा, योजना से। ठीक है। और अनुकूलन, तीसरा क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन किस हिसाब से बोला गया है? प्लानिंग और जो क्रियान्वयन है इन सब का उपयोग करना। ठीक है। तो जो प्लानिंग है और इंप्लीमेंटेशन है उसका इष्टतम उपयोग करना ही क्या बोला गया है? अनुकूलन। तो प्लानिंग जो कर रहे हैं उसका इंप्लीमेंटेशन अगर अच्छे तरीके से हो जाए, अनुकूलन हो जाए, तो फिर ग्रोथ देखा जा सकता है। समन्वय में देखो क्या देखेंगे, बेसिकली समन्वय में देखेंगे कि जो फाइल चलती है एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, जो फाइल चलती है और लेख लतीफ होता है उसके बीच में समन्वय करना, मतलब फाइल से समन्वयकारी शासन के रूप में दृष्टिगोचर करना या उसके तरफ उन्मुख होना। क्या हो जाएगा? डिजिटली प्लेटफॉर्म होगा, वहां से फाइल ऐसा नहीं है कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय जाए, कार्यालय से दूसरे कार्यालय। एक मंत्रालय क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा, उसके बाद दूसरा वाला मंत्रालय भी उसी समय उसको देख के उस प्लेटफॉर्म पे क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा। वैसे ही सेम कार्यालय भी करेंगे। तो समन्वय का स्थापित करेगा कौन? गति शक्ति। और जितनी योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सब में क्या लाएगा? गतिशीलता लाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक अगर पिलर को देखें तो एक स्थान पे संपूर्ण डेटा के माध्यम से निष्पादन एजेंसी को बेहतर दृश्यता प्राप्त होगी। तो एक डैशबोर्ड है चूंकि गति शक्ति, तो एक ही स्थान पे क्या होगा? सारा डाटा हो जाएगा। और जो निष्पादन एजेंसी हैं उनको क्या मिलेगा? बेहतर दृश्यता मिल जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने ये काम कर दिया, इन्होंने ये काम कर दिया। तो विश्लेषण कर सकते हैं कि भैया तुम्हारे काम में कमी है या तुम्हारे काम में ये कमियां देखी जा सकती हैं। क्यों? डाटा के एनालिसिस के आधार पे। तो डाटा का एक जगह संपूर्ण डाटा इकट्ठा होगा तो उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। तो ये हमारा 6 पिलर है। ठीक। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है तो क्या फायदे होगा? विशेष साइकिल बोलते हैं कि चल देगा। कैसे चलेगा? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा तो रोजगार में वृद्धि होगा। रोजगार में वृद्धि होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो मांग में वृद्धि होगा। मांग में वृद्धि होगा तो उत्पादन में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। और जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो जीडीपी में वृद्धि होगा। फिर जो जीडीपी में वृद्धि होगा तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें? एक तो साइकिल ये देखा, अगर हमारे पास बुनियादी ढांचे का निर्माण अच्छा होगा, स्तरीय होगा, तो निवेश में हमारा क्या होगा? वृद्धि होगा। एफडीआई क्या होगा? ज्यादा आएगा। और निवेश में वृद्धि होगा, एफडीआई ज्यादा आएगा तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक है। जीडीपी में वृद्धि होगी और लोगों के हाथ में प्रति व्यक्ति क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो लोगों का जीवन स्तर क्या होगा? सुधार होगा। ठीक है। तो बुनियादी ढांचा होने के बाद व्यापार में सुगमता आ जाएगा, जीवन स्तर में सुगमता आ जाएगा, और ये दोनों मिलके जब देखोगे तो उत्पादन में वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि व्यापार में सुगमता होगा। तो व्यापार में सुगमता होगा तो जितना माल होगा वो खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा तो वो
जितना दक्षतापूर्ण पहुंचाया जा सकता है वो एक्सपोर्ट में लगाया जा सकता है। तो ये व्यापार सुगमता की वृद्धि की वजह से उत्पादन में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा और जीवन स्तर में वृद्धि होगा। ठीक है, जीवन स्तर में वृद्धि होगा, प्रति व्यक्ति आय हो में वृद्धि होगा, तो उनसे मांग ज्यादा होगा, मांग होगा तो उत्पादन में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। तो एक ये स्टेप देख सकते हैं। ठीक, अब देखो पीएम गति शक्ति का लाभ क्या होगा। तो पीएम गति शक्ति का लाभ होगा कि एकीकृत योजना निर्माण और क्रियान्वयन में ये मदद करेगा। तो एकीकृत योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में क्या करेगा, मदद करेगा। एक प्लेटफॉर्म से निगरानी और नियंत्रण किया जा सकता है, एक ही प्लेटफॉर्म से निगरानी और नियंत्रण किया जा सकता है। परिवहन संपर्क, मेक इन इंडिया जैसे योजनाओं को प्रोत्साहन में लगाया जा सकता है। पीएम गति शक्ति प्रोत्साहित कर सकता है, किससे, परिवहन संपर्क बढ़ाने में, मेक इन इंडिया जैसे योजना को क्या सफल बनाने में। 11 औद्योगिक कॉरिडोर जो बन रहे हैं, 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना हो रही है और गैस पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, उसमें ये पीएम गति शक्ति योजना क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा क्षमता में क्या करेगा, सुधार आएगा, क्योंकि व्यापार की सुगमता में बढ़ जाएगा। ठीक है, समावेशी विकास होगा, क्षेत्रीय विषमता क्या हो जाएगा, कम होगा, आत्म भारत निर्माण में मदद करेगा। आत्मनिर्भर भारत जो अनाउंस किया है गवर्नमेंट, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में क्या करेगा, मदद करेगा पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, जैसे जीआईएस है, डिजिटल, इन सब का क्या करेगा, उपयोग करेगा, समावेश करेगा, निवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, लाभ है पीएम गति शक्ति योजना के। पीएम गति शक्ति योजना की चुनौतियां क्या हैं, तो शासन के रूप में देखें तो प्रशासनिक निष्क्रियता में क्रियान्वयन और प्रभावी प्लानिंग के मामले में देखा जा सकता है कि प्रशासनिक निष्क्रियता हमेशा विद्यमान रहती है। गवर्नमेंट, सरकारी ऑफिसर ये नहीं चाहते हैं काम करना, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, कोई प्रभावी प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं। तो आज के डेट में भी ये शासन में देखें तो प्रशासनिक निष्क्रियता इसके ऊपर एक चुनौती बन के उभरा हुआ है अभी भी। ठीक है, दूसरा समस्या है संघात्मक समस्या। फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन स्ट्रक्चर है भारत, ठीक है ना। यूनियन स्ट्रक्चर होने के कारण इसमें देखो तो पीएम गति शक्ति में जो भूमि है वो राज्य का विषय है। भूमि क्या है, राज्य का विषय है। तो कंफ्लिक्ट बढ़ जाएगा किसमें, सेंटर और स्टेट के बीच में। ये भूमि के ऊपर क्या बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाए या सड़क बनाया जाए, उसको लेके सेंटर और स्टेट में क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट बढ़ जाएगा। इसलिए ये भी एक चुनौती है। एक चुनौती ये भी है कि कौशल श्रमिक संख्या भारत में क्या है, आज भी कमी है। जब हम चाह रहे हैं डिजिटली रूप से इसको प्रमोट करना, लेकिन डिजिटली साक्षर नहीं है, कौशल विकास है ही नहीं, श्रमिक है ही नहीं है, तो हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो कौशल श्रमिक की कमी भी एक चुनौती है इसके लिए। भौतिक और सामाजिक और संरचना में संतुलन की बात करें तो ये भी चुनौती है। देखें तो फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्बैलेंस दिखता है। कैसे, एक एग्जांपल देखो कि गुजरात में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, साउथ वाले जितने स्टेट हैं वो उनका सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, या वो ज्यादा सफल है गवर्नेंस में देखें, या ज्यादा कहें धनी है इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। तो जो भौतिक है, भौतिक अवसंरचना है और सामाजिक अवसंरचना में संतुलन बैठाना भी एक इसके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि कैसे पाटा जाए। जो फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफिशियंसी आ रही है, विषमता आ रहा है भारत में, उसको कैसे पाटा जाए, ये भी एक चुनौती है। ठीक, पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा, ये भी चुनौती है पीएम गति शक्ति के बाद। कैसे आपदा, जलवायु परिवर्तन को झेलने वाली संरचना की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, आपदा भी ज्यादा आ रही है, तो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा उसके अनुकूल बनाना होगा। तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, पीएम गति शक्ति योजना के ऊपर। नेक्स्ट है कि डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल, बहुत से लोग डिजिटल रूप से साक्षर है नहीं, तो ये भी प्रभाव डालेगा, ये भी चुनौतियां होंगी किसकी, पीएम गति शक्ति योजना की। ठीक है, अभी क्या है कि वित्त पोषण देखा जाए, वित्त पोषण को लेके पीएम गति शक्ति में पैसा लगेगा, लेकिन हमारा क्या है, कोविड से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुआ है, तो उतना वित्त पोषित भी नहीं कर सकते हम पीएम गति शक्ति योजना को सफल बनाने के लिए।
तो एक ये भी चुनौती है। और नेक्स्ट सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो नक्सल क्षेत्र है वहां पे उपद्रव मचा रहता है हमेशा। वहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी बनाने जाते हैं तो हमेशा नक्सलवादी क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि में भी देखें तो पीएम गति की शक्ति के सामने ये भी नक्सलवाद भी एक चुनौती है। तो आप लोग चुनौतियां बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोगों को क्लास। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।